सभी साथियों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा 9155 पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट बी की यूनिट 7 के अंतर्गत जो शोध का विषय है, शोध का टॉपिक है, उसके ऊपर कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। शोध यानी कि रिसर्च, ठीक है। तो रिसर्च के विषय में हम पढ़ेंगे उसका अर्थ, ठीक है, उसके प्रकार और रिसर्च जो है वो एथिक्स से कैसे संबंधित है उसको हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए, प्रश्न यह है कि शिक्षा में अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में मदद करना, उम्मीदवार को एक प्रख्यात शिक्षाविद बनने में मदद करना, किसी व्यक्ति की नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाना, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को बढ़ाना, ठीक है। तो देखिए, शिक्षा में अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य यहाँ पर इन विकल्पों के हिसाब से यह होगा, उम्मीदवार को एक प्रख्यात शिक्षाविद बनने में मदद करना, ठीक है। रिसर्च करता है आदमी तो अपने नॉलेज को बढ़ाता है, ठीक है, और नॉलेज बढ़ेगी तो वो एक अच्छा शिक्षाविद बन जाएगा, स्कॉलर बन जाएगा, स्कॉलर बोलते हैं, है ना। तो ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें से कौन सा, ठीक है, इनमें से किसका तात्पर्य एक छोटे से हिस्से पर किए गए अवलोकन के आधार पर पूरी आबादी के बारे में अनुमान लगाना है? देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं निगमनात्मक निष्कर्ष, आगमनात्मक निष्कर्ष, छद्म अनुमान या वस्तुनिष्ठ। देखिए, तो ये एक डेफिनेशन है सीधी सीधी, ठीक है। तो ये जो है आगमनात्मक निष्कर्ष के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आगमनात्मक निष्कर्ष यानी कि इंडक्टिव, ठीक है, इंडक्टिव इन्फेरेंस। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है नमूनाकरण, ठीक है, नमूनाकरण सैंपलिंग बोलते हैं, फायदेमंद है क्योंकि यह पूंजी बचत में मदद करता है, समय बचाता है, सटीकता बढ़ाता है, दोनों ए और बी। देखिए, अगर हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक या कुछ भी कहें, कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए पहले सैंपलिंग करेंगे, तो वो हमारे लिए, जैसे अगर हम डायरेक्ट कोई काम करेंगे तो वो है ना, उसमें खर्चा वर्चा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि उससे पहले एक सैंपलिंग कर लेंगे, यानी कि नमूना मॉडल कर लेंगे तैयार, ताकि उसके आधार पर हम उसका जो टोटल है ना खर्चा है, समय है, ये सब चीज़ें सेट कर पाएँ। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? पूंजी भी बचाएगा और समय भी बचाएगा, ठीक है। तो ए और बी हो जाएगा। सटीकता की बात तो फिर यहाँ ऐसी है कि फेल भी हो सकता है ना, तो इसलिए सटीकता की बात अभी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पूंजी बचत में मदद करता है और समय बचाता है, तो सैंपलिंग का यही फायदा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, देखिए, यादृच्छिक नमूनाकरण सहायक है, ठीक है, यादृच्छिक रैंडम सैंपलिंग सहायक है क्योंकि यह कैसी है? डेटा संग्रह की एक किफ़ायती विधि है, ठीक है, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त है, उचित रूप से सटीक है, या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यादृच्छिक जो नमूनाकरण है वो कैसा है, ठीक है, ये सभी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी डेटा संग्रह की किफ़ायती विधि है, ठीक है, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त है और उचित रूप से सटीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है टिपिट टेबल इनमें से किसको संदर्भित करता है? ठीक है, देखिए, टिपिट टेबल यादृच्छिक अंकों की तालिका, नमूनाकरण विधियों में प्रयुक्त तालिका, सांख्यिकी जांच में प्रयुक्त तालिका, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, टिपिट टेबल के लिए यहाँ पर ये जो आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टिपिट टेबल का मतलब देखिए जैसे क्या है
यादृच्छिक अंकों की तालिका का मतलब हो गया कि रैंडम डिजिट्स की टेबल है ना, रैंडम डिजिट्स टेबल, ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेबल है। और नमूनाकरण विधियों में प्रयुक्त तालिका यानी कि सैम्पलिंग के लिए, ठीक है, सैम्पलिंग मेथड्स के लिए एक टेबल यूज करते हैं, ठीक है, स्टैटिक मैंने बताया अभी। तो यूजुअली क्या है ना, 5 डिजिट का हम नंबर ऐसे कोई कंसीडर करते हैं, जैसे 2 3 1 4 5 ऐसे, इस तरह से कोई नंबर यूज करेंगे। अब ये जब हम इसको पढ़ते हैं तब सैम्पलिंग मेथड को पढ़ते हैं तब इसको करते हैं, ठीक है। तो क्या है, कुल मिला के ये है कि एक टेबल है ऐसी जो स्टैटिस्टिकल, जो हमारे जो सांख्यिकी जांच होती है उसमें हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे इसमें। अब देखिए, टाइप 1 त्रुटि जब तब होती है जब, कब होती है, टाइप 1 त्रुटि शून्य परिकल्पना को खारिज कर दिया जाता है, हालांकि यह सच है शून्य परिकल्पना को गलत होने पर भी स्वीकार किया जाता है। दोनों शून्य परिकल्पना और साथ ही वैकल्पिक परिकल्पना को खारिज कर दिया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, शून्य परिकल्पना यानी कि शून्य परिकल्पना को हम क्या कहते हैं, जीरो, ठीक है, जीरो हाइपोथेसिस, ठीक है, या फिर नल हाइपोथेसिस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसी है, एक ऐसी अवधारणा या ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे अवलोकित डेटा यानी कि जो डेटा हमने ऑब्जर्व किया है उसके परीक्षण का उपयोग करके गलत साबित किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह का परीक्षण एक रिक्त परिकल्पना यानी कि जीरो परिकल्पना की विधिवत रचना कर, डेटा का संग्रह कर तथा इस बात की गणना करके कि डाटा कितना संभावित है और कितना कार्य करेगा, है ना। तो ये है मामला। अब यहाँ क्या है कि पूछ रहे हैं कि टाइप 1 त्रुटि कब होगी, तो हम टाइप 1 त्रुटि की बात कर रहे हैं। देखिए, टाइप 1 त्रुटि का मतलब यह है कि जब शून्य परिकल्पना है, कि जब नल हाइपोथेसिस सच होती है लेकिन गलती से अस्वीकार कर दिया जाता है, ठीक है, तो यह टाइप 1 त्रुटि होती है, ठीक है। और इसके विपरीत यदि शून्य परिकल्पना गलत है तो और गलत तरीके से स्वीकार कर लिया गया है तो यह टाइप 2 त्रुटि है, ठीक है, यह मामला है। तो टाइप 1 त्रुटि कब होगी, जब शून्य परिकल्पना को खारिज कर दिया जाता है और हालांकि यह सच है, यानी कि बात सही है और उसे हमने रिजेक्ट कर दिया है, तो ये क्या है, टाइप 1 त्रुटि है, ठीक है। और मैंने बताया टाइप 2 त्रुटि कब है, जब हमारा हाइपोथेसिस है, जो नल हाइपोथेसिस है, वो गलत है और इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, तो ये कैसी है, तो ये टाइप 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछता है, सीधा सीधा पूछेगा तो इसमें कुछ खास हमें ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि परिमित आकार वाली आबादी के लिए एक पसंदीदा नमूनाकरण विधि है, ठीक है, परिमित आकार वाली आबादी के लिए एक पसंदीदा नमूनाकरण विधि है। देखिए साथियों, यहाँ पूछ रहे हैं कि ये जो पसंदीदा नमूनाकरण है, प्रिफर्ड सैम्पलिंग, ठीक है, फॉर ए फाइनाइट पॉपुलेशन, ठीक है, फाइनाइट साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर क्षेत्र नमूनाकरण है ना, क्लस्टर नमूनाकरण, उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण या व्यवस्थित नमूनाकरण। तो यहाँ पर जो ये पसंदीदा नमूनाकरण की बात है, ठीक है, तो ये व्यवस्थित नमूनाकरण का मामला है, ठीक है। अगर हम पूरी तरह से एकदम, है ना, फाइनाइट साइज की बात कर रहे हैं तो व्यवस्थित होना चाहिए, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होना चाहिए। इसके लिए कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक, ठीक है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन है, अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, देश के विकास का सूचकांक बन जाते हैं। इस कथन के संबंध में कौन से कारण सत्य हैं। देखिए पहला है, क्योंकि R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी देश में प्रचलित वास्तविक आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को दर्शाता है, सही है। क्योंकि R&D मानव विकास को लक्षित करता है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि R&D किसी देश में लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर सकता है, ये भी ठीक है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9th। ये कह रहे हैं अनुसंधान का डेटा है, ठीक है। अनुसंधान का डेटा कैसा होता है, देखिए
केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, दोनों ए और बी, या फिर ए, ना तो ए और ना ही बी। ठीक है, देखिए रिसर्च जब करते हैं तो दोनों टाइप का डेटा होता है, गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। ठीक है, अब देखिए गुणात्मक डेटा क्या है। देखिए यहाँ गुणात्मक डेटा का मतलब है कि ऐसा डेटा, ठीक है, जो किसी विशेष समस्या के बारे में अंतर्दृष्टि और समझ बताता है। ठीक है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसकी गणना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसमें क्या है कि शोधकर्ता जो होते हैं, रिसर्च जो करते हैं लोग, उनके पास आंकड़ों के संग्रह पहले से जो है होते हैं, तो उस चीज़ के लेकर के वे, यानी वो डेटा लेकर के उसको फिर रिसर्च करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे मान लो कि जैसे कोई कैफ़े है, उसमें भोजन की गुणवत्ता की बात करें अगर, तो उसके लिए कुछ हमने, अगर हम कुछ जो कैफ़े का है ना, कैफ़े का मैनेजर है, उससे बात करें कि भाई क्या क्या बनाया है, कैसे बनाया है इस चीज़ को, इस तरह से, तो ये डेटा कलेक्शन है वहाँ पर कि ठीक है आप क्या यूज करते हैं और किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या करते हैं, तो ये जो है डेटा मॉड्यूल है। ठीक है, तो ये कैसा डेटा मॉड्यूल है, गुणात्मक। ठीक है, और मात्रात्मक की अगर बात करें तो वो जो है उसका मतलब ये है कि जो संख्यात्मक है, यानी कि है ना, नंबर्स के रूप में। तो मात्रात्मक का मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करें कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है, ठीक है, जैसे संख्यात्मक मान, जैसे माप है, ठीक है, लागत है, वजन है ना, तो ठीक है, इस चीज़ को हम करते हैं। अनुसंधान का डेटा इस तरह से होगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न क्या है। अगला सवाल है कि अनुसंधान का अनुदैर्ध्य, ठीक है, दृष्टिकोण किससे संबंधित है। देखिए अनुसंधान का अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक वर्टिकल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल और एक जो है लेटरल, दो टाइप से होता है। तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल और अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण की बात करें तो ये लंबी अवधि के शोध होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं शैक्षिक शोध का उद्देश्य क्या है। जो एजुकेशनल रिसर्च हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। प्रमुख समस्याओं की पहचान करना जिनका समाधान करना आवश्यक है, शिक्षा की प्रक्रिया में अंतर्निहित नए तथ्यों और सिद्धांतों की खोज करना, शिक्षा के उद्देश्यों की पहचान करना, उन मूल्यों की पहचान करना जिन्हें विद्यार्थियों विकसित करने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या है, जो आपका आंसर है वो होगी शिक्षा की प्रक्रिया में अंतर्निहित नए तथ्यों और सिद्धांतों की खोज करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, अनुसंधान में, ठीक है, रिसर्च में बाहरी वैधता का तात्पर्य क्या है। अध्ययन की कठोरता, एक प्रक्रिया की सटीकता, शोध समस्या का शोधकर्ता के व्यक्तिगत जीवन से संबंध, या फिर परिणाम प्रदान करने वाले सामान्यीकरण की सीमा। देखिए यहाँ पर जो बाहरी वैधता का मामला है वो है परिणाम प्रदान करने वाले सामान्यीकरण की सीमा। बाहरी वैधता से ये मतलब है। ठीक है, देखिए साथियों, ये है बाहरी वैधता या बाह्य वैधता। इसका अर्थ क्या है कि बाहरी कारक जो अध्ययन को प्रभावित कर सकते हैं उन्हें नियंत्रित किया जाना चाहिए। जैसे सामाजिक विज्ञान के सर्वेक्षण में प्रतिवादी की प्रतिक्रिया एक गैर प्रतिभागी पर्यवेक्षक की उपस्थिति से प्रभावित हो सकती है। ठीक है, मतलब कोई रिसर्च या कोई काम हो रहा है, उसमें अगर कोई अलग टाइप का व्यक्ति, सामाजिक विज्ञान से अलग टाइप का व्यक्ति आएगा तो वो फिर चीज़ों को हाँ अपने तरीके से बताएगा, समझाएगा या कुछ कहेगा, उस पर अपना जो रिएक्शन देगा, तो वो चीज़ फिर बाहरी कारक है, मतलब एक एक्सटर्नल फैक्टर है, वो उसे क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, ये यह भी बताता है कि अनुसंधान के परिणाम को किस क्षेत्र तक सामान्य किया जा सकता है और अन्य मामलों में लागू किया जा सकता है जो अध्ययन के अधीन नहीं है ना। जो हम काम कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ तक उसका स्कोप है, उसके बाहर भी स्कोप है या नहीं, तो ये चीज़ें भी बताएगा। इसे विश्वसनीयता भी कहा जाता है और बाह्य वैधता को सामान्यता या हस्तांतरणीयता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बाह्य वैधता का मामला है। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, अनुसंधान का सर्वश्रेष्ठ अर्थ क्या है? ज्ञान के सृजन और अनुप्रयोग के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना, समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण रचनात्मक सोच को अपनाना, अवलोकन किए गए आंकड़ों के आधार पर सामान्यकरण पर पहुंचना, जीवन के सार्वभौमिक शक्ति की खोज करना। देखिए अनुसंधान का सर्वश्रेष्ठ अर्थ जो है वो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ज्ञान के सृजन और अनुप्रयोग के लिए, ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच को, साइंटिफिक सिस्टम को अपना लेना। देखिए अनुसंधान का मतलब रिसर्च, ठीक है, रिसर्च। अब रिसर्च के हर एक अक्षर का अपना एक अर्थ है, ठीक है, देखते हैं। देखिए साथियों, यहाँ एक कुक महोदय हैं, उन्होंने एक समस्या के संदर्भ में शोध को तथ्यों और उनके अर्थों या निहितार्थों के लिए एक ईमानदार, संपूर्ण बुद्धिमान खोज के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने शब्द शोध को परिवर्णी शब्द के रूप में देखा, जिसमें शब्द के प्रत्येक अक्षर का अर्थ नीचे दिए गए विशिष्ट पहलू के लिए होता है। जैसे आर की बात करें तो आर क्या है? सोच का तर्क संगत तरीका। ई मतलब विशेषज्ञ और सुविस्तृत उपचार। एस मतलब खोज और हल। ई मतलब परिशुद्धता। ए मतलब विश्लेषण। आर मतलब तथ्यों का संबंध। और सी मतलब महत्वपूर्ण अवलोकन, सचेत नियोजन, रचनात्मक रवैया और संगणित सामान्यीकरण। और एच का मतलब यहाँ पर बता रहे हैं ईमानदार और, ठीक है, मेहनती। तो ये रिसर्च का अपना एक मतलब उन्होंने बताया था, ठीक है, ये हमें समझ लेना पड़ेगा। आगे देखेंगे, चलिए। देखिए यहाँ अगला प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? वह एक सामान्य व्यक्ति के बजाय विशेषज्ञ है, वह एक मेहनती और खोज की राह पर कायम है, वह अपने चुने गए क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक नहीं है लेकिन वास्तविकता को स्वीकार करता है, वह सांख्यिकी में निपुण होना चाहिए। देखिए यहाँ पर शोधकर्ता की विशेषता की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए शोधकर्ता की जो विशेषता है वो, ठीक है, देखिए सामान्य व्यक्ति के बजाय एक विशेषज्ञ है, ये ठीक है, विशेषता होगी। वह मेहनती और, है ना, रिसर्च की जो खोज की राह है उस पर चलता रहेगा, लगातार काम करता रहेगा, ठीक है। और तो वास्तविकता को स्वीकार करता है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि वह सांख्यिकी में निपुण हो, ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो आपका आंसर होगा वो होगा वह सांख्यिकी में निपुण होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है वैचारिक ढांचा, ठीक है, जिसमें अनुसंधान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? शोध का सार, शोध डिजाइन, शोध परिकल्पना या शोध प्रतिमान, ठीक है। तो ये जो वैचारिक ढांचा है इसमें अनुसंधान जिसमें कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं शोध का डिजाइन, ठीक है। देखिए शोध का डिजाइन क्या होता है हम इसे थोड़ा सा समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये है शोध डिजाइन, यानी कि एक शोध परियोजना की डिजाइन व्यवस्था को आमतौर पर शोध डिजाइन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये रिसर्च प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो रिसर्च प्रोजेक्ट की जो डिजाइन व्यवस्था होती है उसको, यह एक वैचारिक संरचना या ढांचा होता है जिसके अंतर्गत शोध किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एक घर का निर्माण करने के लिए हमें एक विशेषज्ञ वास्तुकार द्वारा तैयार किए गए एक उचित नक्शे की आवश्यकता होती है, इसी तरह हमें एक शोध परियोजना के डेटा संग्रह और विश्लेषण से पहले एक उचित शोध डिजाइन की आवश्यकता होती है, मतलब एक प्लान की आवश्यकता है कुल मिला के, ठीक है। शोध डिजाइन एक योजना या एक नक्शा है जिसमें अब वास्तव में शोध करने से पहले तैयार करते हैं। यह एक व्यवस्थित रूप से तैयार की गई रूपरेखा है जिसमें आप अपने शोध को अंजाम देने की योजना बनाते हैं। तो क्या है ये? एक प्लान है, ठीक है, ठीक है, जो आप रिसर्च करने से पहले तैयार करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए साथियों, प्रश्न है वैज्ञानिक ज्ञान के लिए एक उदाहरण है, ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज के लिए एक एग्जाम्पल यानी कहाँ से मिलेगी? भविष्यवक्ता का अधिकार, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक शास्त्र, प्रयोगशाला और क्षेत्र प्रयोग। तो देखिए साइंटिफिक नॉलेज की आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रैक्टिकल और फील्ड, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स की बहुत ज़रूरत है, तभी साइंटिफिक नॉलेज सक्सेसफुल होगी, ठीक है, बाकी ये चीज़ें नहीं होंगी। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम। एक विश्वविद्यालय का शिक्षक ग्रामीण बच्चों के आकांक्षा के स्तर और उपलब्धि के बीच संबंध का अध्ययन करना चाहता है तो शोध का कौन सा डिजाइन इनमें से सबसे उपयुक्त होगा? प्रयोगात्मक शोध डिजाइन,
पूर्व व्यापी शोध डिजाइन, ऐतिहासिक शोध डिजाइन या सर्वेक्षण शोध डिजाइन। ठीक है, देखिए यहां पर तो है ना, यहाँ पर क्या है कि अगर कोई जो टीचर है या यूनिवर्सिटी का टीचर है, ठीक है, तो वो आकांक्षा के स्तर और उपलब्धि के बीच संबंध की बात करें तो ऐसे के जो ऐसे रिसर्च स्टडी के लिए क्या होगा, कौन सा डिज़ाइन बनाएगा, वो देखेगा सबसे पहले पूर्वव्यापी शोध डिजाइन। पहले से जो तैयार हैं उनको हम रेफरेंस के लिए लेंगे, ठीक है, तब हम आगे रिसर्च स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पूर्वव्यापी शोध डिजाइन, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, परिकल्पना शोध परिकल्पना परीक्षण शोध के कौन से प्रकार की मुख्य संकल्पना है। देखिए प्रयोगात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, ठीक है, सर्वेक्षण शोध या व्याख्यात्मक शोध। परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस, ठीक है, टेस्ट। शोध के कौन से प्रकार की मुख्य संकल्पना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये हाइपोथेटिकल टेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो जो है किसकी है, ये प्रयोगात्मक शोध, नहीं प्रैक्टिकल रिसर्च जब आप करते हैं तो उसमें क्या होगा, हाइपोथेटिकल टेस्ट आप करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए कह रहे हैं शोध में नैतिक सरोकारों में निम्न शामिल हैं। देखिए शोध में नैतिक सरोकार, ठीक है, तो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर एथिक्स की भी बात करेंगे, यानी कि आप, ठीक है, कैसे कैसे, देखिए जैसे पुस्तकों और पत्रिकाओं से खुली नकल करना, कॉपी नहीं करना है, तो ये तो नहीं होगा। सुविज्ञ सहमति, ठीक है, आप पूरा जो भी जिसका भी रेफरेंस ले रहे हैं उनसे आप पूरी तरह से अनुमति लेंगे। ठीक है, साहित्यिक चोरी से बचना, ये भी ठीक है। उचित संदर्भीकरण, ठीक है, ये भी ठीक है, यानी कि जो एकदम प्रॉपर है ना रेफरेंस होना चाहिए। निजता एक गैर जरूरी मुद्दा, एक गैर जरूरी मुद्दा नहीं है। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं आंसर क्या होगा, बी, सी और डी। ठीक है, ये तीन यहाँ पर सुविज्ञ सहमति, साहित्य चोरी से बचना और उचित संदर्भीकरण, ये हमारे यहाँ पर नैतिक सरोकारों में शोध में शामिल हैं। ठीक है, चलिए ठीक, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2, बी सी डी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, शोध नैतिकता के उल्लंघन का उदाहरण है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या होगा, प्रतिभागी की गोपनीयता का उल्लंघन करना, एकत्र किए गए डेटा के दायरे से परे सिफारिशें करना, अनुपयुक्त शोध डिजाइन का प्रयोग करना, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए डेटा बदलना, गुणात्मक विधि के स्थान पर मात्रात्मक विधि का उपयोग करना। देखिए शोध नैतिकता की बात कर रहे हैं तो देखें यहाँ क्या होगा, देखिए प्रतिभागी की गोपनीयता का उल्लंघन करना, ये यहाँ पर उल्लंघन का उदाहरण है। ठीक है, एकत्र किए गए डेटा के दायरे से परे सिफारिश करना, अगर आपने कुछ डेटा कलेक्ट किया है और उसके अलावा आप बात कर रहे हैं तो फिर वो शोध में आएगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर अनुपयुक्त शोध डिजाइन का उपयोग करना, ठीक है, और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए डेटा बदलना। ठीक है, ये गलत है। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आप अपना जो भी मतलब रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है चीज़ों को बदल रहे हैं, डेटा बदल रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा ए, बी और डी, यानी कि देखिए जैसे कि गोपनीयता का उल्लंघन करना, ये चीज़ नैतिकता में आएगी। ठीक है, और आपने जो डेटा बनाया है उसके अलावा बात करें तो वो भी एक नैतिक उल्लंघन है। ठीक है, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आप डेटा बदल रहे हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये दो चीज़ें, अनुपयुक्त शोध डिजाइन का प्रयोग करना और गुणात्मक स्थान पर मात्रात्मक, ये चीज़ें फिर उसके अलग अलग मतलब जो है वो शोध के अलग टाइप का मामला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और डी। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, यूजीसी केयर
बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। क्या बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है? गुणवत्ता अनुसंधान को, शैक्षणिक समग्रता को, प्रकाशन नैतिकता को, समावेश और पहुंच को, अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान को। तो ठीक है, यूजीसी केयर का क्या काम है, क्या मतलब है यहाँ पर, हम इसे देखेंगे पहले। देखिए साथियों, ये है यूजीसी केयर, यानी कि कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स केयर। ठीक है, देखिए यूजीसी केयर कार्यक्रम 28 नवंबर 2018 को यूजीसी की एक अधिसूचना द्वारा प्रारंभ किया गया एक कार्यक्रम है। ठीक है, जिसके निम्न उद्देश्य हैं, जैसे उच्च शिक्षण संस्थान में शोध गुणवत्ता और प्रकाशन की नैतिकता को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे कह रहे हैं प्रतिष्ठित जर्नल्स में उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशनों को बढ़ावा देना ताकि उच्च वैश्विक रैंक प्राप्त करने में सहायता मिल सके। अच्छी गुणवत्ता वाले जर्नल्स की पहचान के लिए दृष्टिकोण और पद्धति विकसित करना। संदिग्ध और उपमानक के जर्नल्स का प्रकाशन रोकना, क्योंकि ये भारतीय उच्च शिक्षा की प्रतिकूल छवि प्रतिबिंबित करते हैं तथा उसकी छवि को धूमिल करते हैं। ठीक है, सभी शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए गुणवत्तापूर्ण जर्नल्स की सूची जारी करना। ठीक है, तो ये यूजीसी केयर है। तो यहाँ पर क्या होगा, यूजीसी केयर किसके लिए है? यहाँ पर देखिए, तो गुणवत्ता अनुसंधान के लिए है, शैक्षणिक समग्रता के लिए है, प्रकाशन की नैतिकता के लिए है। ठीक है, तो ABC आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए बाकी समावेश और पहुंच और ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ये नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहे हैं शोध में साहित्यिक चोरी क्या होती है? शोध में साहित्यिक चोरी, देखिए तो कह रहे हैं कि पिछली जानकारी का रचनात्मक प्रयोग, ये तो चोरी नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें फिर आगे क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, शोध में साहित्यिक चोरी का मतलब ये है कि पिछली जानकारी का रचनात्मक प्रयोग ये तो कर सकते हैं हम, ये साहित्यिक चोरी नहीं होती है। अनैतिक ढंग से प्रतिलिपि बनाना और उसका अपनी कॉपी बना करके और यूज कर लेना, ये चीज़ थोड़ा सा गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को उद्धृत करना और उसे श्रेय दे देना, ठीक है, तो ये तो ठीक बात है। अगर आपने किसी से कुछ लिया है और उसको ही क्रेडिट दिया है कि हाँ हमने इनके सहयोग से ये कार्य किया है, तो ठीक है। वो पिछली जानकारी का उपयोग करना नए उद्देश्य के साथ, इस पर ये ठीक है। तो यहाँ मामला ये है कि अगर आप शोध की जो साहित्यिक चोरी है वो क्या है, अनैतिक ढंग से प्रतिलिपि बनाना, कॉपी बना करके उसको यूज कर लेना, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, अनुसंधान नैतिकता के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा शोध में सबसे कमजोर है? ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, समस्या इसमें शामिल चर को बनाना और पहचानना। ठीक है, ये है समस्या। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक शोधकर्ता के अनैतिक प्रयोग की पहचान कीजिए। साहित्यिक चोरी न करना, ये नहीं है। प्रतिरूपण न करना, कॉपी नहीं बनाना। ठीक है, विश्वसनीय जानकारी से परिहार, ये हो जाएगा। ठीक है, जोड़ तोड़ न करना, ये भी ठीक। क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर है वो होगा 3। ठीक है, विश्वसनीय जानकारी से परिहार। ठीक है, जो जानकारी है एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन है उससे आप अलग बात कर रहे हैं, अलग हट करके चीज़ें कर रहे हैं, तो वो फिर अनैतिक प्रयोग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक शोधकर्ता एक पुराने शोध पत्र के डेटा का उपयोग करता है, ठीक है, और एक नया शोध पत्र प्रकाशित करता है, यह कैसा है? देखिए, तो ये तो बात ठीक नहीं है। आपने किसी पर्टिकुलर किसी के रिसर्च पेपर का यूज किया, डेटा यूज कर लिया और नया बना दिया उसको, तो ये कॉपी जैसा हो गया, तो ये अनैतिक प्रयोग है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। शोधकर्ता अपने शोध परिणामों को संप्रेषित करते समय गुणात्मक शोध विषय में हितधारकों के दृष्टिकोण को भी महत्व देता है, तो इसमें निम्न में से क्या शामिल होगा? तो निम्न में से क्या शामिल होगा? नैतिक मानकों का उल्लंघन नहीं, पक्षपात और पूर्वाग्रह ये नहीं होना चाहिए, वास्तविक स्थिति का प्रकटन ये होना चाहिए। ठीक है, शोध में अन्यों का अनुचित हस्तक्षेप, ठीक है, ये चीज नहीं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा वास्तविक स्थिति का प्रकटन। ठीक है, यही होना चाहिए। जो आप शोध कर रहे हैं उसको आप पूरी तरह से
रियलिटी दिखाइए जो भी बता रहे हैं वो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधान नैतिकता के संदर्भ में निम्न में से किसे सबसे कमजोर चरण माना जा सकता है। अब देखिए यहाँ क्या है, अध्ययन के उद्देश्य और क्षेत्र को परिभाषित करना, जनसंख्या को परिभाषित करना और प्रतिचयन विधि, डेटा विश्लेषण, व्याख्या और परिणामों की रिपोर्टिंग, शोध उपकरणों का चयन चाहे गुणात्मक हो या मात्रात्मक। नहीं, अगर आप सबसे कमजोर चरण की बात करेंगे तो डेटा विश्लेषण, व्याख्या और परिणामों की रिपोर्टिंग, ठीक है, ये सबसे कमजोर चरण हो सकता है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए यहाँ क्या है कि नैतिकता की बात कर रहे हैं, तो नैतिकता के लिए ये डेटा विश्लेषण और ये सब जो क्या है कमजोर चरण माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, तो यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो यह वस्तुनिष्ठ होगा, यदि परीक्षा मान्य है परीक्षण तो यह विश्वसनीय भी होगा, परीक्षण विश्वसनीय है तो यह मान्य भी होगा, और यदि परीक्षण मान्य है तो विश्वसनीय है तो यह उपयोज्य होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि परीक्षण मान्य है तो यह विश्वसनीय भी होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शोधकर्ता ने अपने शोध प्रबंध को प्रस्तुत करते हुए प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया देने वालों की मदद और सहायता को प्रस्तावना में स्थान नहीं दिया, इसे कहा जाएगा। देखिए ये जो है, अगर आप कोई शोध प्रबंध प्रस्तुत कर रहे हैं तो उस पर क्वेश्चनायर राउंड होता है, तो उसमें अगर आपने देखिए ठीक है इस चीज़ को अगर स्थान नहीं दिया है तो ये कैसा माना जाएगा, अनैतिक कृत्य माना जाएगा। ठीक है, यानी उनकी क्वेश्चनायर राउंड जरूर इसमें शामिल किया जाएगा प्रस्तावना में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। एक शोधकर्ता, ठीक है, शोध करने वाले दर्शकों के लिए अपने शोध को इस तरह से अभिलेखित करता है कि उसके व्यक्तिगत विचारों को आवश्यक रूप से समर्थन मिल रहा है, इसमें से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे। देखिए तो क्या होंगे, अनुसंधान नैतिकता, ये इसमें शामिल होगा। चलिए आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा अनुसंधान नैतिकता का समर्थन नहीं करता है। देखिए क्या है, कह रहे हैं प्रतिभागियों की पहचान तक सीमित पहुंच, लिखित सहमति के साथ ही प्रतिभागी की पहचान जानकारी प्रकट करना, डेटा सबसेट का खुलासा करना, डेटा उपकरणों तक पहुंच को प्रतिबंधित करना जहां प्रतिभागी की पहचान की जाती है। तो यहां पर डेटा सबसेट का खुलासा करना ये नैतिकता का समर्थन नहीं करता है। चलिए आगे देखेंगे। वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक शोध पर शोध कार्य किस पर आधारित नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक शोध कार्य किस पर आधारित नहीं है, चिंतन पर आधारित नहीं है। ठीक है, इसका आंसर चिंतन हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है। स्कूल की कार्यात्मक स्थिति सुधारना, बच्चों को उनके अध्ययन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करना, प्रभावी अध्ययन और स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ और संज्ञानात्मक पर्यावरण आयोजित करना। तो यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य कौन सा नहीं, बच्चों को विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है। एक कॉलेज का शिक्षक एक शोध कार्यक्रम की योजना बनाता है जिसमें वह शिक्षण के दौरान अपने कक्षा के माहौल के सामाजिक पहलू को सुधारने का उद्देश्य रखता है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी। कौन सी शोध विधि है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान विधि ये सबसे उपयुक्त मानी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तनावपूर्ण जीवन का परिणाम दिल का दौरा क्यों होता है, इसके अध्ययन को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये व्याख्यात्मक शोध के रूप में वर्गीकृत हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। यानी स्टीफन कोरे ने क्या दिया था, तो क्रियात्मक अनुसंधान दिया था उन्होंने। अगला देखेंगे। देखिए निम्न में से कौन सा क्रिया अनुसंधान आधारित अध्ययन करने का सही क्रम दर्शाता है।
देखिए तो सीधा सीधा मैं बता देता हूँ, योजना बनाना, योजना पर कार्य करना, अवलोकन करना और चिंतन करना, यही सीधा सीधा आंसर है। ठीक है, यानी योजना बनाना, योजना पर कार्य करना, फिर उसके बाद अवलोकन करना और उसके बाद चिंतन करना। ठीक है, तो ये क्रियात्मक अनुसंधान आधारित अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, एक हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध प्रक्रिया में निम्न में से किस क्रम की सामान्यतः सिफारिश की जाती है? तो यही है, योजना करना, क्रियान्वयन करना, परीक्षण और चिंतन मनन। ठीक है, यही आंसर है पहला। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। दो तरीके से पूछ लिया गया था। निम्न में से कौन सा शोध प्रपत्र मुख्य रूप से सामान्यतया की क्षमता की खोज पर एक नज़र रखने के साथ सैद्धांतिक अग्रिमों का उपयोग करने के लिए है? देखिए, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शोध प्रपत्र मुख्य रूप से सामान्यता की क्षमता की खोज पर एक नज़र रखने के साथ सैद्धांतिक अग्रिमों का उपयोग करने के लिए है। ठीक है, तो देखिए ये है प्रायोगिक अनुसंधान। ठीक है, प्रैक्टिकल रिसर्च। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान का प्रतिमान जो शोधकर्ता व्यवसायी की व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास पर केंद्रित है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं क्रियात्मक शोध। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रकृति में चक्रीय है? साइक्लिक ऑर्डर में कौन सा होता है? तो ये कार्यवाही या क्रियात्मक अनुसंधान, इसी को हम कहते हैं। ठीक है साथियों, हमने शोध से संबंधित अभी कुछ प्रश्न किए। ठीक है, जिसमें हमने शोध के प्रकार, अर्थ और उनके साथ, ठीक है, उनकी विशेषताएं और, ठीक है, शोध में एथिक्स या नैतिकता, इस संबंध में हमने प्रश्न किए। तो साथियों, यदि आपको यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।